स्टार्ट। तो पहले मुझे बताओ, एनसीईआरटी जो आपसे उम्मीद कर रहा है, क्या तुम तैयार हो? अगर तुम में से कोई रट्टा मारने आया है, अगर फैक्ट याद करने आया, तो उसको बहुत ही ज्यादा समस्या होने जा रही है, क्योंकि यूपीएससी ना फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, और वो खुद कह रहा है, ये कह रहा है कि हम, ये विरोध वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज अपोज, कह रहा है कि जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। यानी आई एम अपोजिंग योर, जो मगब का तुम्हारा है, डाटा को रट लेने की तुम्हारी क्षमता है, उसका कह रहा है कि विरोध कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीईआरटी बुक उठाओ और इसमें उठा के पढ़ लो। कहता है कि हमें समझ डेवलप करनी है, अप्लाइड लेकर आना, इन्वॉल्व करना है तुम्हें इस सब्जेक्ट को। जो तुम सीखोगे इसके बड़े गहरे मतलब हैं। अगर तुम तैयार हो तो आगे हम बढ़ें कि आखिर ये अंडरस्टैंडिंग वर्ड में यूपीएससी कौन से नया डायमेंशन जोड़ रहा है, कि जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि बीटीएल का अगर तुम्हें विद्या नहीं पता है, बीटीएल का जादू तुम्हें नहीं पता है, तुम कभी भी एनसीईआरटी को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। बताऊं? चलें अब इसमें यूपीएससी क्या जोड़ता है वो जान लो। लेट्स स्टार्ट। मेरे उम्मीद करता हूं कि आपने इसको लिख लिया होगा। अब हम शुरू करते हैं। कुछ लोग प्रवचन सुनने आए हैं तो सुनेंगे, फिर उसके बाद कुछ बाद में देखा जाएगा। अब वर्ड होता है वाई आई एम फोकसिंग ऑन द बीटीएल। मैं बीटीएल यानी बिटवीन द लाइन पर इतना फोकस क्यों करता हूं, और क्यों मेरे स्टूडेंट एनसीईआरटी की क्लास करने के बाद हर तरह के जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है या मेंस के जो क्वेश्चंस पे बहुत इजीली क्यों वो अटेम्प्ट कर पाते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, वो भी आप जान लो। यूपीएससी एक वर्ड यूज करता है कि हम जब यूपीएससी का सिलेबस आप जाओगे देखोगे तो उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि हम स्टूडेंट का मेमोरी चेक नहीं करना चाहते। लिखा हुआ है, मैंने किसी क्लास में बच्चों को दिखाया था, आंसर राइटिंग की क्लास में शायद दिखाया था, तो मैंने कहा था कि उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा कि हम मेमोरी चेक नहीं करना, तुम कितना याद कर पा रहे हो। तो यूनिवर्सिटी का सारे टॉपर सारे आईएएस बन जाते हैं, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है। नहीं, एक सेकंड डिविजनर कभी आईएएस नहीं बनता। वो एक वर्ड यूज करता है डेवलप अंडरस्टैंडिंग, कि आप अपनी समझ का विकास कैसे करते हैं। एनसीईआरटी कहता है कि हम तुम्हारी जो है वो रटने की पद्धति का विरोध कर रहे हैं, और हम किस तरह से बेसिक फंडामेंटल डेवलप करेंगे। ये कहता है कि हाउ व्हाट डू यू मीन ऑफ डेवलप अंडरस्टैंडिंग, आप समझ का विकास कैसे होता है। तो हम लोग जनरली वर्ड यूज करते हैं बिल्डअप द कॉन्सेप्ट्स। हाँ, यानी कि हम अवधारणाओं को बनाते हैं। अवधारणाओं का मतलब कि चीजें कैसे हो रही हैं, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं यूपीएससी के क्वेश्चंस के बेस पे तुम्हें 4 प्रक्रियाओं से तुम्हें परिचित कराता हूं। चलिए, पहला, जब आप डेवलपमेंट करने जाते हो किसी कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, जैसे मैं अगर वर्ड अभी पढ़ाऊंगा तो मैं तुमसे वर्ड यूज करूंगा वाई ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है, मैं यहीं से शुरू करूंगा। वाई वी आर गोइंग टू रीड ज्योग्राफी, वाई वी आर गोइंग टू रीड हिस्ट्री, वाई वी आर गोइंग टू रीड पॉलिटी, मैं इसके बारे में बात करता हूं। ठीक है, तो अब मुझे आपको ये बताना है, वो तुमसे कह रहा है, एनसीईआरटी जो है यूपीएससी तुमसे कह रहा है कि मुझे एक्चुअली में अंडरस्टैंडिंग से क्या चीज तुमसे चाहिए। एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद बीटीएल क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझो। वो कहता है कि मुझे तुमसे ये 4 प्रक्रियाएं तो चाहिए ही चाहिए, राइट। वो कौन कौन सी? फर्स्ट थिंग कहता है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे करोगे, कॉन्सेप्ट जो चिड़िया कहां मिलती है। तो फर्स्ट थिंग कहता है यू हैव टू आइडेंटिफाई रीजंस। रीजंस का मतलब होता है कि तुमसे कह रहा है क्या को उसने खत्म कर दिया। क्या का मतलब होता है यू जस्ट मग अप द फैक्ट्स। अच्छा, ये क्या है? पर्वत है, कितनी ऊंचाई है? इतने किलोमीटर, इतने मीटर है, ठीक है। अच्छा, हिमालय एवरेस्ट कितना? इतने मीटर है। कौन सी नदी है? ये वाली है। कहां से आ रही? दाएं से आ रही। कहां से आ रही? बाएं से आ रही है। इसका स्रोत क्या है? उसका उद्गम क्या है? बस आपने याद कर लिया। बट यूपीएससी कहता है ये नदी पहाड़ों पर, पर्वतों पर इसी रूप में क्यों बहती है। जब 2011 आईएएस प्री का क्वेश्चन, जब सीसेट आया था, उसने क्वेश्चन पूछा था 2013 में भी, कि जब आप हिमालय की तरफ बढ़ते हैं, 9th क्लास की एनसीईआरटी दिया हुआ उसमें, जब आप हिमालय की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ था, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, ज्योग्राफिकल फीचर यू विल आइडेंटिफाई, कि जब हिमालय की तरफ आप बढ़ते हो तो आपको कौन कौन से फीचर्स दिखाई पड़ते हैं। कहता है वी शेप वैली, गहरा गॉर्ज दिखाई पड़ते हैं, हेयर पिन बेंड दिखाई पड़ता है, नदियां यूटर्न ले लेती हैं, ये दिखाई पड़ता है। ऑप्शन दूसरा ही दिया हुआ था। तीसरा कहता है कि रैपिड्स, क्षिप्रिकाएं दिखाई पड़ती हैं। नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये समझ पाया, उसने ये नहीं कहा कि कौन सी नदी पहाड़ों से उतरती है, नहीं। वो अगर आप जाएंगे तो आप जाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब नदियां, अभी किसी बच्चों ने कहा, जैसे आलोक ने लिखा स्लोप, लेकिन जब स्लोप हाई होता है तो नदियां कैसा व्यवहार करती हैं। स्लोप जब कम होता है, स्लोप तो उनके बहने का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन जब स्लोप हायर है, जब स्टीप एलिवेशन जो है, ग्रेडियंट ज्यादा है, तो नदी अलग व्यवहार करती है, वो रैपिड्स बनाती हैं। तुमने कभी देखा मैदानी इलाकों में जो है वो रिवर क्राफ्टिंग हो रही है? तुम जाते हो ऋषिकेश, तो क्यों ऋषिकेश जाते हो, कहीं और क्यों नहीं जा रहे हो? ठीक है, रिवर राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश क्यों जा रहे हो? तुम जाके हरिद्वार में कर लेते, नहीं कर पाते हो तुम, क्योंकि वहां पे गंगा मैदानों में उतर जाती है, स्लोप कम हो जाता है। तुम किसी भी नदी में कर लो, नहीं होगा, तुम्हें मजा आएगा। तो रैपिड्स बनाती हैं, वो गॉर्ज काटती हैं गहरे,
तो क्यों गहरे काट रहे, चौड़ाई में क्यों नहीं काट रही है? तो उसके लिए उसका जो थीटा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यू टर्न क्यों? क्योंकि हिमालय के साथ बहुत सी नदियां जो उसको काटने की बजाय अपना रास्ता जो है सडनली चेंज कर देती है। जैसे ब्रह्मपुत्र जो सिंटेक्सियल बेंड है वहां से यू टर्न लेती है सांगपो और भारत में ब्रह्मपुत्र के रूप में प्रवेश कर जाती है, सीधे सीधे यू टर्न मार देती है। तो ये क्या है? ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस है। वो कह रहा है नहीं मुझे डाटा तुमसे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कॉन्सेप्ट चाहिए। यानी कि अगर कोई भी चीज पढ़ो, याद रख लो, चाहे खुद से पढ़ो, चाहे मेरे साथ पढ़ो, चाहे बीटीएल को सीखो, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई रीजंस why it is going to happen, why it is happening, even though history में भी reasons बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पूछ रहा है 1907 में क्या हुआ, 1935 में क्या हुआ, वो रीजंस आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है। यानी यू हैव टू आइडेंटिफाई इफेक्ट्स, यानी कारण क्या रहे, उसके प्रभाव क्या रहे। कारण प्रभाव मेरी टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट रहता है ये, राइट। नेक्स्ट वन, प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसेस। प्रोसेस मींस हाउ थिंग्स हैपन, चीजें कैसे हो रही हैं, हाउ थिंग्स डूइंग, क्या काम हो रहा है। अगर आप देखो तो वो गांधी के आंदोलन के विकसित होने का क्रम, आजादी के आंदोलन के समय महिलाओं के विकास का क्रम, अभी तमाम जैसे आज ही आया कि किसान आंदोलन हुआ, तो किसान आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं थी? इस पूरे आंदोलन में, अगर ध्यान से आप क्वेश्चन आज मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा और आपको मेरी बात पहुंच जाए तो मुझे जरूर मैसेज करके बताइए कि क्या इस पूरे आंदोलन में, जब किसान आंदोलन, टिकैत साहब थे, जो है वो किसान संयुक्त किसान मोर्चा था, हम 3 बिलों के वापस लेंगे, इस पूरे कहानी में कहीं पर महिला किसान है जो भाई पति जिनके छोड़कर माइग्रेट कर गए, इतना बड़ा आंकड़ा है, इतने लोग बाहर निकल गए, तो महिलाएं तो बची ना जो खेती कर रही हैं गांव में। क्या इस पूरे माहौल में, क्या ये, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन तुमसे पूछूं, लिखना चाहो तो लिख लो, क्या ये संपूर्ण कृषक आंदोलन, लिखना चाहो तो लिख लो, क्या पूरा किसान आंदोलन क्या लैंगिक भेदभाव का प्रतीक नहीं था? क्या लैंगिक भेदभाव, इट वॉज नॉट द कंप्लीट फार्मर जो एजिटेशन था, कंप्लीट फार्मर जो आंदोलन था, वॉज नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर इनजस्टिस और जेंडर इम्पार्शियलिटी? क्या इस पूरे सेगमेंट में आप मुझे बताओ कि महिला किसानों का कोई मुद्दा या महिला संगठनों का कोई भी व्यक्ति उसमें शामिल था, हां या ना? क्वेश्चन लिख लो, हो सकता है मेंस में इस बार आ जाए। यही थिंकिंग तुम्हें सिखाऊंगा कि यार पढ़ी गई चीज में यार ये कैसे निकल कर आता है, यही थिंकिंग तुम्हें बताता। बिकॉज व्हेन यू एबल टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड फंक्शन, जब तुम प्रोसेस यानी प्रक्रिया और फंक्शन यानी प्रकार को पकड़ लेते हो, तुम्हें सोचना शुरू कर देते हो कि यार वाकई में ये सारे क्या पुरुष ही जो है वो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज आंकड़े कह रहे हैं कि माइग्रेशन की वजह से बहुत से लोग जो पुरुष हैं, पुरुष ही माइग्रेट ज्यादा करता है, उसमें भी उसका डोमिनेंस है। तो मच जाती महिला, तो खेती कौन कर रहा है? महिला कर रही है। तो महिला कर रही है, तो इस पूरे आंदोलन में क्या महिला किसान, तुम कहीं भी किसी भी न्यूज़पेपर में तुमने उसकी चर्चा सुनी, उसके मुद्दों के बारे में बात सुनी, हां या ना? क्वेश्चन किसी ने कहा, दोबारा बोल दीजिए कि क्या कृषक आंदोलन महिला समानता या महिला असमानता का प्रतीक था? इस जो हमारा फीमेल इनइक्वलिटी पे तो नहीं बेस्ड था, क्योंकि कहीं भी उसका पार्टिसिपेशन नहीं था। इसका मतलब है तुम फीमेल फार्मर्स को तुमने नेग्लेक्ट कर दिया, राइट? थिंकिंग में मजा आया? एक नया पॉइंट है तुम्हारे पास, जस्ट स्टार्ट थिंकिंग। यही थिंकिंग तुम्हें एनसीईआरटी में सिखाऊंगा। ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें बहुत इजी लग रही ना, उसको आज के कंटेक्स्ट से जोड़ दूंगा, राइट? अगला, फंक्शन, किस तरह से ये प्रकारी के रूप में कार्य कर रहा है, एंड द सीक्वेंस, क्रम क्या है इनके। किसी भी, चाहे वो गांधी का आंदोलन हो, चाहे वो हमारी हवाएं हो, चाहे वो जेट स्ट्रीम हो, चाहे वो मानव अधिवास हो, मानव भूगोल हो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक हमारा इकोनॉमी का सेगमेंट हो, इंडियन इकोनॉमी हो, सभी एक सीक्वेंस में जनरेट होते हैं, राइट? वो अपने पीछे की चीजों से सीखते हुए या पीछे से अपनी पावर लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सो अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो ये 4 फंक्शंस आप जरूर याद रखना। 1 इज रीजंस, कारण प्रभाव, कारण मिल जाएगा, प्रभाव ढूंढ लोगे। प्रक्रिया, प्रोसेस, राइट? प्रकार्य, फंक्शन, सीक्वेंस यानी क्रम। जब इन चारों को किसी स्टूडेंट की आंखें देखना शुरू कर देती हैं तो वो एक्चुअली में किसी भी पढ़ी हुई चीज का सारा कुछ, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस, कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस क्या है। सुना होगा ना कि कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। कौन सी चिड़िया है कॉन्सेप्ट? ये कहां मिलती है, किस डाल पे बैठती है, हमें आज तक किसी ने नहीं बताया। तो कॉन्सेप्ट इन चारों से बनता है, राइट?
राइट ये चार जो है वो जब तुम्हारी हैबिट में आ जाएगा, इतना आसान नहीं होता है। तो जो मेरा LWMI नोट्स है, जो मैंने LWMI लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन डेवलप किया है, वो हुकिंग जो मैंने की है वो इसी बेसिस पे की है। वो पूरे नोट्स तुम्हारे इसी तरह से रन करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हुए वो लिंक कर जाते हैं, और तुम्हें लगेगा इतने टॉपिक्स में से हमने ये सब कुछ निचोड़कर बाहर कर लिया। राइट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, सो हमें किस तरह से काम करना होगा। अब मेरा लेक्चर प्लान क्या है ये भी समझ लो, विच इज इंपॉर्टेंट। इस बार हमने कुछ नई चीजें ऐड की, जैसे इसमें और मैपिंग में भी 3 सेगमेंट हमने डेवलप किए हैं, जिसमें करंट मैपिंग, पॉलिटी IR मैपिंग एंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मैपिंग, ये हमने जो है वो इस बार एड ऑन किया है। तो किस तरह से मैं पढ़ाऊंगा ये भी जान लो, एनसीईआरटी कहां कहां इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको मिलने जा रहा है इस कोर्स में। फिर हम यहां शुरू करते हैं। LWMI नोट्स इसके साथ रहेंगे। BTL आपको समझ में आ गया होगा, मैं पूरा फॉर्म इसी में पढ़ाता हूं, और क्यों इंपॉर्टेंट है अब तुम्हें एनसीईआरटी खुद बता रहा है, यूपीएससी खुद बता रहा है, ऐसे नहीं पढ़ोगे तो निपट जाओगे। राइट नेक्स्ट वन लेक्चर प्लान रहेगा। सबसे पहले वी विल स्टार्ट ज्योग्राफी। वाई ज्योग्राफी? एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा पेज वाइज भी सबसे ज्यादा डोमिनेंस जिसका है कॉन्सेप्ट में, वो है ज्योग्राफी। सारे टॉपर कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी ज्योग्राफी बेस्ट है प्री और मेंस दोनों के लिए। तो सबसे ज्यादा जो आपका टाइम कंज्यूम करेगा, क्योंकि कहते हैं ना शुरुआत वाले टाइम में आप टाइम दे लेते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे रश आवर में जाते हैं। तो आई विल स्टार्ट विद द ज्योग्राफी, दैट इज 40% टाइम। इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमी बहुत ही छोटा है, लेकिन मैं इसको काफी इनलार्ज करूंगा। इस बार मैंने जितना एनसीईआरटी में पढ़ाया था सब प्री में जो है ज्यादा से ज्यादा मेरे बच्चों को मिल गया वहां पे, तो इसमें काफी एड ऑन करूंगा। देन हिस्ट्री एंड देन पॉलिटी, ये हमारे 4 सेगमेंट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपना वेटेज लेते हैं। अगर आप ये सोचो कि सबको बराबर समय दोगे तो देखो तुमसे कितनी बड़ी गलती होती। सभी सब्जेक्ट्स को बराबर समय नहीं देना है, उसकी इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्री में उसका जो एक प्रभाव है, इफेक्ट है, उसके आधार पर तुम्हें बात करनी है। तो यहां पर तुम्हें इसके साथ जाना है। राइट सो ये मेरा एक तरीका रहेगा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ज्योग्राफी, द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, हमारे पास ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या है और सब्जेक्ट के साथ हम कैसे उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द वे वी गो थ्रू। हम इसके साथ जाएंगे हर दिन। LWMI नोट्स बहुत ही ईजी, बहुत मजा आता है, और ये जो मेरे 4 आपको फैक्टर्स बताए थे अंडर से, उसी बेसिस पे ये पूरा LWMI डेवलप होता है। राइट इसके साथ हम लोग चलेंगे। साइंस इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर क्लास बिकॉज साइंस की जगह अब साइंस एंड टेक आ चुका है। टेक का मतलब ही हो गया प्री में, अब वो बेसिक साइंस नहीं पूछते हैं, तो वो हम एक तरह से बहुत टाइम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये 4 मेजर फैक्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। इस बार भी आपने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से आए, ज्योग्राफी से आए, हिस्ट्री से, पॉलिटी से। एनसीईआरटी में प्री में इस बार डोमिनेंस 50% तक पहुंच गया था। राइट